अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, क्या हाल हैं सबके सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से तैयारी उसकी कर रहे होंगे आप लोग। कुछ एक्सपेक्टेड एसेस जो नायब तहसीलदार का हमारा टेस्ट होने वाला है कुछ दिन बाद बीपीएस 14 के लिए, तो उसके कुछ एक्सपेक्टेड हमारे पास ऐसे हैं, वो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। बहुत सारे पेपर्स, पास पेपर्स जो को खंगालने के बाद जो है वो ये मुझे कुछ डाटा मिला है। उसके अलावा पास पेपर्स के अलावा मेरी रिसर्च जो थी वो करंट सिचुएशंस भी थी कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं इन चीज़ों के ऊपर भी गौर किया। उसके अलावा हमारे मुल्क के जो पास एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी देखते हुए जो है वो कुछ एसेस जो है वो मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एसेस होंगे इंशाल्लाह आपके टेस्ट में आएंगे और आप इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। और टेस्ट में अपीयर होने से पहले इन एसेस की आप तैयारी कर लें और अपनी तैयारी, अपनी गिरफ्त इन पे रखें ताकि आपको इन एसेस में से कोई भी एक या दो ऐसे आएँ तो आपको फिर मुश्किलात ना हो उनको सॉल्व करने में। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका ये जो टेस्ट है वो 28 को एक्सपेक्ट है। तो आपके पास एसे को रेडी करने के लिए, एसे को प्रिपेयर करने के लिए यही बेस्ट टाइम है, क्योंकि यही जो हमारे पास वीक है, आपके पास वीक है, इस वीक के अंदर आप अपने यहाँ से इन एसेस को गो थ्रू जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपके जहन में भी कुछ एसेस होंगे। आप इन एसेस को जब गो थ्रू करेंगे तो फिर आप उस नतीजे तक पहुँचेंगे कि आप उस श्योरिटी तक पहुँचेंगे कि कौन सा एसे जो है वो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन तकरीबन मैं आपको कोई 12-13 जो है वो ऐसे सजेस्ट कर रहा हूँ। इन एसेस में से आप फिर फाइनलाइज़ करके कोई 4 या 5 एसेस कम से कम जो है वो तैयार करें और इनकी आउटलाइंस पे स्पेशली फ़ोकस करें कि इनका आउटलाइन ही देखा जाता है जब कोई ऐसे किसी टेस्ट में आता है। तो खैर इतने ज़्यादा टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं लोग, तो उसमें फिर हर बंदे का जो है वो पेपर को गो थ्रू करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्ज़ामिनर के लिए। तो आपका जो मेन आपके जो मार्क्स आप गेन कर सकते हैं वो अपना जो आउट लाइन है उसको बेहतरीन तरीके से उसको आप तैयार करके उसके थ्रू ही अपने मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास जो एसेज हैं इनको मैंने डिवाइड किया है, जो कैटेगरीज़ हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं उन हिसाब से मैंने इनको डिवाइड किया। पहला जो है हमारे पास एसे की कैटेगरी है, ये सोशल है। सोशली देखा जाए तो बहुत सारे जो है वो हमारे पास इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ में से मैंने कंप्रेस करके कोशिश यही की है कि आपको वो एसेस दूँ, वो ऐसे सजेस्ट करूं जो एसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो बहुत ही नाजुक हैं। उन एसेस को मैंने आपके लिए सजेस्ट किया है। सो दूसरा जो है हमारे पास इकोनॉमिकल आस्पेक्ट्स के साथ एसेस हैं, जो आपके इकोनॉमिकल आपका एस्पेक्ट है इसको कवर करते हैं। और तीसरे किस्म का जो हमारे पास ऐसे हैं ये हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हमारे कवर करते हैं। देन हमारे पास प्रोफेशनल एस्पेक्ट को कवर करने वाले एसेस भी इसी टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं कि इन चार कैटेगरीज़ के अंदर रहते हुए आपके लिए कौन कौन से एसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी तो दोस्तों, प्रोफेशनल एसेस को अगर हम देखें तो नायब तहसीलदार के पास पेपर्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि पास जो पेपर नायब तहसीलदार के हुए हैं उनमें प्रोफेशनल जो एसेस हैं उनमें से एक ये ऐसे काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि क्या ऐसे है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द सिस्टम एंड रोल ऑफ तहसीलदार इन द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इन गिलगित सिटी, ये ऐसे आपका आ सकता है। राइट अ डिटेल नोट, आपने डिटेल नोट लिखना है किस चीज़ के ऊपर,
सिस्टम एंड रोल ऑफ नायब तहसीलदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार का डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर उसका क्या रोल हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे आपका हो सकता है आपके इस टेस्ट के लिए, जिसमें आपने बताना है कि एक तहसीलदार या एक नायब तहसीलदार का डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर उसका क्या रोल हो सकता है। इस टॉपिक को जब आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे आउटलाइंस मिलेंगे। थ्रू गूगल आप आउटलाइंस के थ्रू जाके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आउटलाइन आपको इसलिए नहीं दिया कि मैं हर फिर टॉपिक का आपको आउटलाइन देना शुरू करता तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं जो बहुत ही ज़रूरी है इस टेस्ट के लिए। पहला हमारा जो टॉपिक था वो क्या है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार का डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर उसका रोल क्या है। मैंने गिलगित बल्तिस्तान इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के बेस पे टेस्ट हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए टेस्ट हो रहा है नायब तहसीलदार का, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। जी, तो दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि राइट अ नोट ऑन रिसेंटली पास्ड लैंड रेवेन्यू एक्ट फॉर गिलगित बल्तिस्तान। कुछ महीने पहले ही गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है वहाँ से लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो पास हुआ है। तो इसके ऊपर भी आपको एक ऐसे आ सकता है, तो इस चीज़ की भी आप तैयारी कर लें, इस चीज़ पे भी आप अपनी गिरफ्त ना लें कि लैंड रेवेन्यू एक्ट गिलगित बल्तिस्तान क्या है। लैंड रेवेन्यू एक्ट गिलगित बल्तिस्तान पहले कब बना था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, उसके क्या कुछ नुकात थे, क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, उन चीज़ों को आप देख लें। उसके अलावा भी जो रिसेंटली जो बिल पास हुआ है वो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है अपडेटेड, उसको भी आप देख लें कि उसमें क्या कुछ चेंजेस थी और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जी, तो दोस्तों दूसरा जो पॉलिटिकल बेस एसेज हैं, पॉलिटिकल बेस एसेज में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे लगा है, जो पास पेपर से को देख के खंगाल के मैंने जो कुछ जो बेस पॉलिटिकल बेस जो एसेस मैंने निकाले हैं उनमें से पहला जो एसे है वो है हमारे पास द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि करंट हालात हमारे इस तरह के हैं कि हम खुद जो है वो इस 50-50 में रहते हैं कि यार ये इस टाइम जो डेमोक्रेसी है वो शायद ख़त्म हो जाए, मार्शल लॉ लगे, ठीक है। और पॉलिटिकल सिचुएशंस इतनी वर्स हो जाती हैं हमारे यहाँ पे कि डेमोक्रेसी बिल्कुल जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर हम दूसरे टॉपिक की तरफ आएँ तो दूसरा टॉपिक हमारा इसका है कि डिस्कस द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी बहुत ही ज़रूरी एक किस्म का ऐसे है, ऐसे का टॉपिक है जो इस पे ऐसे आ सकता है क्योंकि मौजूदा हालात से आप बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो तीसरा हमारे पास जो ऐसे इसमें बन सकता था वो था डिस्कस सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। जो पॉलिटिकल हमारे पास जितनी भी हमारे पास पार्टीज़ हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो हालत है उसकी वजह से हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो कंट्री का स्ट्रक्चर है ये तकरीबन तबाह हो चुका है। ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक टॉपिक है, और इसके ऊपर भी आपके लिए ऐसे आ सकता है, इसकी भी आप तैयारी कर लें। फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो टॉपिक है कि पॉइंट आउट सम सीरियस इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सम इंटरनल प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करें जो सीरियस हों, सीरियस मसाइल जो हैं उनको डिस्कस करें, और उसके अलावा डिस्कस इन डिटेल बाय सजेस्टिंग शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म करेक्शन मेयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर मदरलैंड। सो और डिस्कस करें डिटेल में इनके शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म करेक्शन मेयर्स क्या हो सकते हैं, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक टॉपिक है। इसके ऊपर भी बहुत सारी बात हो सकती है। जी, तो दोस्तों अब आते हैं हम सोशल इश्यूज़ की तरफ कि सोशल इश्यूज़ में हमारे पास एसेस में क्या कुछ आ सकता है सोशल इश्यूज़ में। तो पहला हमारे पास जो है व्हाट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन? ग्लोबलाइज़ेशन के ऊपर बात हो सकती है कि ग्लोबलाइज़ेशन क्या चीज़ है? ग्लोबलाइज़ेशन में क्या कुछ चीज़ें आ सकती हैं? गिव योर ओपिनियन रिगार्डिंग रोल ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज़ इन ग्लोबलाइज़ेशन। इसमें आप बताएँ, इसमें आप अपना जो है वो अपनी राय दें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्लोबलाइज़ेशन के अंदर क्या रोल हो सकता है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने चूज़ किया है जो रिसेंट हमारे सेंसस हुए थे कुछ दिन पहले पाकिस्तान में, ठीक है? उसके हवाले से इसको भी आप इसमें टच कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप बता सकते हैं, इसको भी आप इसमें एज़ अ टॉपिक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ में हमारे पास दूसरा जो हमारे पास इशू है वो है टूरिज़्म इन गिलगित बल्तिस्तान, प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। टूरिज़्म गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास है ही है टूरिज़्म, तो इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इनको आप डिस्कस कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन हमारे पास इसी में लास्ट जो है वो करप्शन आ जाता है। डिस्कस द रूट काजेस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर करप्शन के रूट कॉजेस क्या हो सकते हैं? मे भी हो सकता है इनके करेक्शन इनके मेयर साहब से पूछ लें, तो इनको भी इन मेयर्स को भी एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इन केस अगर आपसे पूछा जाए तो। जी, तो दोस्तों इकोनॉमिकल इश्यूज़ में हमारे पास ऐसे बन सकता है राइट एंड essay on current economical crackdown in Pakistan। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल एक किस्म का लॉकडाउन है, एक किस्म का क्रैकडाउन है, वो इकोनॉमिकल पाकिस्तान के अंदर जो करंट इकोनॉमिकल क्रैकडाउन है उसके ऊपर आपको ऐसे लिखने को आ सकता है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास ऐसे ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाक ईरान रिलेशनशिप एंड आल्सो एक्सप्लेन डिटेल नोट ऑन रिसेंटली साइन प्रोजेक्ट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच में एग्रीमेंट्स कुछ साइन हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनके ऊपर काम शुरू हुआ है, स्पेशली पावर के ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा है। तो इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशनशिप्स कैसे हैं। इसके अलावा इनके बीच में जो साइन हुए हैं प्रोजेक्ट साइन हुए हैं वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। मैं भी इसमें ये सवाल भी बन सकता है कि जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान और ईरान के बीच में साइन हुए हैं ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत के हामिल है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके डिफरेंट पहलू हो सकते हैं, आपने हर पहलू से इसको तैयार करना है। देन आते हैं अगला जो हमारे पास टॉपिक है इसकी तरफ, सी पैक का हमेशा से क्वेश्चन आया है। ये एक इम्पोर्टेंट बहस रही है। तो सी पैक की भी तैयारी कर लें आप। सी पैक हैज़ वाइटल रोल टू बूस्ट अप पाकिस्तान इकोनॉमी, राइट डाउन योर ओन ओपिनियन। सो सी पैक का पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बड़ा किरदार है, तो आप अपने अल्फाज में इसको बयान करें, या आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में, ये आप बताएं। देन हमारे पास जो फाइनल हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो आईएमएफ के बारे में बन रहा है, क्योंकि आईएमएफ भी हमारे पास हॉट टॉपिक्स में से एक है। आईएमएफ द बिगेस्ट चैलेंज for a key holder of Pakistan's economical stability. What do you think how Pakistan can rate from? पाकिस्तान कैसे अपनी जान छुड़ा सकता है? पाकिस्तान वो कैसे कौन से ऐसे मेयर्स लें कि आईएमएफ से दोबारा इनको कर्जा लेना ना पड़े? जो बच्चा आईएमएफ का कर्जदार है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ऐसे कौन से तरीक़ेकार को अपनाएं कि आईएमएफ के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें।
सो इसके ऊपर भी एक बेहतरीन टॉपिक बन सकता है गाइस। मेरे हिसाब से मेरी जो रिसर्च थी उस हिसाब से जो टॉपिक मुझे लगे कि ये आ सकते हैं, इनको मैंने आपके लिए सजेस्ट किया है। सो आपके दिमाग में क्या चीज़ है, आपके आपके पास कौन से टॉपिक्स है, आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं इस टेस्ट में, नायब तहसीलदार के टेस्ट में, वो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स में बताने का फ़ायदा ये होगा, जो एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी करेंगे वो वहाँ से भी आपके टॉपिक्स को भी देख के, हो सकता है आपके टॉपिक भी जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो, आपके टॉपिक भी आ सकते हैं। तो आप अपनी जो सजेशंस हैं वो भी दें। इसके अलावा आप अपना टॉपिक भी बताएं कि आपके ख़्याल में ऐसे का कौन सा टॉपिक नायब तहसीलदार के लिए आ सकता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये जो ऐसे के टॉपिक्स थे मेरी रिसर्च के मुताबिक आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह आप इसके आउटलाइंस गूगल से देख लें, गूगल पे जाएं, गो थ्रू करें, इनकी तैयारी करें। और उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और इस पे कमेंट करें उसको, और इनको शेयर करें ताकि दूसरे जो जितने भी लोग हैं उन तक भी ये एसेस पहुँचे और वो भी अपनी तैयारी करें। तो आखिर में आपके दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।